सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी गद्य खंड से अध्याय 4 सांवले सपनों की याद का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। आइए चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक पे। जाबिर हुसैन। अध्याय को पढ़ने से पूर्व हम इनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्तिचित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्त की शैली दिल को छूती है। यहाँ पर जाबिर हुसैन जी का लेखक परिचय दिया गया है। जाबिर हुसैन जी का जन्म 1945 में नौनही, राजगीर गांव, नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। राजनीति में भी सक्रिय रहे। 1977 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, मंत्री बने। 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति भी हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में जो आगे हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी, ये प्रमुख हैं। इनका राजनीतिक और जो सामाजिक जीवन था उस जीवन के दौरान अपने अनुभवों में आम आदमी के संघर्षों को इन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ बहुत प्रशंसित और चर्चित रही हैं। जुबैर हुसैन जी ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। अभी जो अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं उसके संदर्भ में आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया है कि प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। भाषा की रवानी और अभिव्यक्त की शैली दिल को छूती है। तो आइए चलते हैं सांवले सपनों की याद। अध्याय 4 सांवले सपनों की याद। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि ये प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद उनको याद करते हुए जाबिर हुसैन जी ने लिखा था। तो आइए मैं इसका सस्वर वाचन करता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी अपनी पुस्तक में देखेंगे। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है।
ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। इस भाग में, पहले भाग में सांवले सपनों की याद पाठ के अंतर्गत पाठ को शुरुआत करते हुए जाबिर हुसैन जी लिखते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यानी कि सांवले सपनों, यानी जो पुरानी यादें हैं उन्हें सांवले सपनों के रूप में लिखते हैं। उसका एक हुजूम, मतलब उसका एक हुजूम जो है, उसकी एक भीड़, हुजूम यानी भीड़ होती है, भीड़ मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। मतलब सांवले सपनों की जो यादें हैं वो मौत की तरफ अग्रसर हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। आगे लिखते हैं, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। यानी जो उनका अंतहीन सफ़र है, जो कभी अंत नहीं होने वाला है, उस पर सैलानी कहते हैं सैर करने वालों को, जो घुमक्कड़ होते हैं उन्हें सैलानी कहा जाता है। यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए आगे आगे सालिम अली चल रहे हैं। मतलब एक हुजूम जो मौत की खामोश वादी की तरफ चल रहा है, उसमें सबसे आगे सालिम अली जी चल रहे हैं, जो सैर करने वाले या घूमने वाले लोगों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। लेखक बताते हैं कि यह जो सफ़र है वो तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव का जो माहौल बनता है उससे सालिम अली का आखिरी पलायन है। पलायन यानी जाना या छोड़ना, तो पलायन आखिरी पलायन है, मतलब वो मृत्यु की तरफ अग्रसर हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि वन पक्षी की तरह प्रकृति में इस तरह से सालिम अली विलीन हो रहे हैं कि जैसे आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसने वाला हो। आगे लिखते हैं कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन भी दे करके, जिस्म की हरारत का मतलब होता है गर्मी या हल्का बुखार को भी हम हरारत कहते हैं। जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी कोई उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ पर कवि के कहने का आशय है कि यदि कोई पक्षी मरने वाला हो तो भले उसे आप अपने जिस्म की गर्मी दे दें, अपने दिल की धड़कन भी दे दें और उसे लौटाना चाहें तो वह दोबारा अपने सपनों के गीत नहीं गा सकेगा, क्योंकि एक बार मृत्यु को प्राप्त होने के बाद कोई वापस नहीं आ पाता है। आगे लेखक लिखते हैं, मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं, भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। यहाँ पर लेखक ये लिखते हैं कि कोई सोए हुए पक्षी को जगाना नहीं चाहेगा। वर्षों पूर्व सालिम अली ने खुद ही कहा था कि पक्षियों को आदमी की नज़र से लोग देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों, यहाँ आबशार आया है, आबशार झरना या प्रपात या जहाँ से कोई पानी गिरे या पत्थर के फव्वारे, उसे हम आबशार कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि जंगल, पहाड़, झरने, आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। यहाँ पर वो प्रश्न करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सोता यहाँ आ रहा है, सोता यानी नदी या झरने का जो उद्गम स्थल होता है, जहाँ से नदियाँ या झरने निकलते हैं या जहाँ से कोई भी चीज़ निकलती है, उसे हम सोता कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ये प्रश्न करना चाहते हैं कि कोई पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर के अपने भीतर रोमांच का सोता फूटा महसूस कर सकता है।
आगे लिखते हैं, एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। यहाँ सालिम अली के बारे में आते हैं। अगले पंक्तियों में लिखते हैं, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। अर्थात वो लिखते हैं कि पता नहीं कब कृष्ण वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियाँ, शोक का अर्थ होता है चंचल, यानी चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बताया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और कब दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। दूध छाली यहाँ लिखा हुआ है। दूध छाली का अर्थ होता है दूध की साड़ी। जब दूध को आप गर्म करिए तो उसके ऊपर एक मोटी परत जम जाती है जिसे हम साड़ी कहते हैं, उसे यहाँ दूध छाली लिखा गया है। कब दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि किसी को मालूम नहीं है कि कब ये सारी घटनाएं हुई थी, कब श्री कृष्ण जी ने गोपियों को शरारत की थी, गोपियों के साथ शरारत की थी, दूध छाली कब मुंह में भरे थे, कब वाटिका में पेड़ों की छाह में विश्राम किया था, कब बंसी बजाई थी, कब पूरी वृंदावन संगीतमय हो गई थी। ये सब किसी को मालूम नहीं कब हुआ था, लेकिन जब कोई वृंदावन जाता है तो वो नदी का सांवला पानी देखता है तो उसे पूरे घटनाक्रम की याद आने लगती है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह बड़ी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। मतलब जब कोई नदियों की तरफ पतली गलियों के रास्ते जाता है तो उसे एहसास होता है कि श्री कृष्ण जी आकर के बंसी बजाएंगे और सबके कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि शाम को सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को, मतलब घूमने वाले लोगों को हिदायत देगा, यानी उनको कुछ कहेगा, हिदायत देगा, तो लगता है जैसे कुछ ही क्षणों में कृष्ण आ जाएंगे और संगीत का जादू से पूरी वाटिका में भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यहाँ पर प्रश्न करना चाहते हैं कि आज श्री कृष्ण नहीं है, कोई देखा नहीं है, लेकिन फिर भी वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली नहीं होता है, यानी उनकी यादें हमेशा रहती हैं। आगे चलते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि जो मिथकों की दुनिया है, यानी तरह तरह की जो बातें यहाँ की जाती हैं, उसमें इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले, यानी कमज़ोर शरीर वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। आगे लिखते हैं, उम्र को सती तक पहुँचने में, सती यानी 100 की उम्र पहुँचने में थोड़े ही दिन बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं के थकान, आगे लिखते हैं कि लंबी यात्राओं के थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई थी जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी वो उन आँखों के बारे में लिखते हुए लेखक ये बताते हैं कि जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी, उन आँखों से रोशनी छीनने में मौत भी अंत तक सफल नहीं हुई थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, यानी दूरबीन से जो वो पक्षियों की तलाश करते थे वो उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। यहाँ पर लेखक उनके काम के प्रति समर्पण की भावना को व्यक्त करते हैं कि कितने समर्पित थे कि उनकी दूरबीन मौत के बाद ही उतरी थी। आगे चलते हैं। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं।
उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि उनके जैसा बर्ड वाचर कोई नहीं हुआ है। बर्ड वाचर मतलब पक्षियों को देखने वाला या पक्षियों की खोज करने वाला। एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। मतलब प्रकृति का बहुत ही अच्छी तरह से वो निरीक्षण करते थे और अपना काम करते थे। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने में कायल हैं। उनके प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। रहस्य भरी इसलिए लिखा गया है कि वो हर जगह पक्षियों के संबंध में ढूंढा करते थे, खोजा करते थे, और खोजी लोगों के लिए हर चीज़ एक रहस्य भरी ही होती है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में आइए आगे चलते हैं। उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। यानी उनकी पत्नी के बारे में बता रहे हैं कि जो उनकी जीवन साथी तहमीना है वो उन्होंने उन्हें बहुत मदद की थी। तहमीना स्कूल के दिनों में ही उनकी दोस्त थी या सहपाठी थी, साथ पढ़ती थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उनसे उनकी आंखें नम कर दी। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सूधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? इस भाग में लेखक ये बताना चाहते हैं कि उनके जीवन में ढेर सारे अनुभव हुए थे। एक बार वो केरल की जो साइलेंट वैली है वहाँ रेगिस्तानी हवाएं आती हैं। जो साइलेंट वैली है वहाँ बहुत सारे पौधे, बहुत सारे जानवर रहते हैं। वहाँ रेगिस्तानी हवा के झोंके आते थे जिससे पौधों को भी नुकसान होता था और वहाँ के जानवरों को भी नुकसान होता था। उनको बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से एक बार सालिम अली जी मिले थे। चौधरी चरण सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब चौधरी साहब जो थे, चौधरी चरण सिंह, वो भी एक बहुत पहुँचे हुए प्रकृति के जानकार थे। मतलब पहली बूंद, लेखक ने उनकी पहचान को इस तरह से व्यक्त किया है कि मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का भी क्या असर होगा उसको भी वो जान जाते थे। मतलब प्रकृति के संबंध में उनकी गहरी पैठ थी, बहुत जानकारी थी। आगे लिखते हैं कि प्रकृति पर्यावरण के संभावित खतरे का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उनकी आंखें नम कर दी थी। मतलब सालिम अली ने इतनी अच्छी तरह से पर्यावरण के जो खतरे थे साइलेंट वैली के लिए, उसको इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने रखा जिससे चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनकी आंखें नम हो गईं। आगे लेखक लिखते हैं कि आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सूधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? यहाँ पर लेखक पश्चाताप कर रहे हैं कि अब न सालिम अली हैं और न चौधरी साहब हैं। अब कोई ऐसा नहीं है जो प्रकृति की बात करेगा, प्रकृति के बीच भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात वो ये सब कह के सालिम अली को, चौधरी साहब को याद कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा था। स्पैरो का मतलब होता है गौरैया, यानी गौरैया का गिरना। आगे लेखक बताते हैं कि उन्हें याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद अब यहाँ प्रश्न उठता है कि D.H. लॉरेंस कौन है। तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि D.H. लॉरेंस 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्होंने कविताएं भी लिखी थी, विशेषकर वो प्रकृति संबंधी कविताएं ही लिखते थे। प्रकृति संबंधी जो कविताएं लिखी हैं वो ज़्यादा उल्लेखनीय हैं। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और बहुत सघन संबंध भी था। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना बहुत ज़रूरी है। तो
वो एक अंग्रेजी उपन्यासकार थे, प्रकृति प्रेमी भी थे, इसलिए उनका जिक्र यहाँ किया गया है, क्योंकि सालिम अली जी भी बहुत प्रकृति प्रेमी थे, चिड़ियों के लिए और प्रकृति के लिए ही जीते थे। तो यहाँ लिखते हैं कि लॉरेंस की मौत के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें, फ्रीडा चाहती तो बहुत सारी बातें उनके बारे में लिख सकती थीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना बहुत कठिन है या असंभव सा है। आगे उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में बहुत सारी बातें जानती हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा है लेखक ने, या उनकी पत्नी ने, लॉरेंस की पत्नी ने इसलिए लिखा है, फ्रीडा लॉरेंस ने, कि गौरैया के साथ वो अधिक समय बिताते थे, इसलिए गौरैया उनके बारे में ज़्यादा बता सकती थी। आगे चलते हैं। मुझसे भी ज़्यादा जानती है, वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, हम और दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। यहाँ पर उनकी कहती हैं कि हो सकता है कि वो मेरी रगों में, हड्डियों में समाये हों, लेकिन मेरे लिए उनके बारे में कुछ भी लिखना बहुत कठिन है, अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना बहुत कठिन है। लेकिन वो ये कहती हैं कि उनकी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो उनके बारे में और दोनों के ही बारे में, यानी लॉरेंस पति पत्नी दोनों के बारे में उनकी पत्नी से ज़्यादा जानकारी रखती है। मतलब इस भाग से हमको ये जानकारी होती है कि जो D.H. लॉरेंस थे वो प्रकृति के साथ, पक्षियों के साथ अपना समय ज़्यादा बिताते थे। आगे चलते हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो जटिल प्राणी हैं उनके लिए वो हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। साथ ही उनके प्रकृति प्रेमी बनने की एक कारण भी यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल होकर के गिर गई थी, और उसी पश्चाताप में, उसी को देख करके सालिम अली को प्रेरणा जगी कि वो पूरी ज़िंदगी नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। मतलब पूरी ज़िंदगी प्रकृति के प्रेमी बने रहे, पक्षियों को ही खोज करते रहे। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास नहीं डिगा और वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए। लॉरेंस की तरह ही जो प्राकृतिक जीवन है उसके प्रतिरूप बन गए। आगे चलते हैं। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? यहाँ पर लेखक ये लिखते हैं कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर के उभरे थे। मतलब प्रकृति की जो दुनिया थी उसमें वो समा चुके थे, उसमें छोटा मोटा नहीं बल्कि उनका योगदान बहुत बड़ा था। आगे लिखते हैं कि जो लोग भ्रमणशील स्वभाव के हैं, मतलब जो घूमने वाले लोग हैं और उनके घुमक्कड़ी स्वभाव से परिचित थे, उन्हें ये लगता है कि सालिम अली आज भी पक्षियों को ढूंढने के लिए निकले हैं और बस अभी गले में लंबी हुई दूरबीन लटकाए हुए अपनी नतीजों के साथ जो खोजते थे उसके परिणाम के साथ वापस लौट आएंगे। आगे उनको याद करते हुए लेखक लिखते हैं कि जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? अर्थात यहाँ पर इन दो पंक्तियों से लेखक के दुख का पता चलता है कि लेखक कितना दुखी हैं, जाबिर हुसैन जी कितना दुखी हैं और पूछते हैं कि मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? इस प्रकार ये अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बहुत ही सुंदर शब्दों के अंतर्गत जाबिर हुसैन साहब ने सांवले सपनों की याद। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि सांवले सपनों क्यों लिखा गया है, यानी जो हमारी यादों में आ जाता है उसे हम सांवले सपनों कह सकते हैं। और उसकी याद यहाँ पर लिखी गई है, जो सपने थे उनके, उसकी याद है, इसलिए सांवले सपने कहा गया है। इसमें हमने देखा कि किस तरह से सालिम अली एक बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे, पक्षियों के वो थे। उनके जीवन में एक छोटी सी घटना हुई और उसके बाद वो पक्षी विज्ञानी बने, पक्षियों की खोज करते रहे। इस प्रकार हमने देखा, इस चैप्टर को पूरा पढ़ा।
आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये अध्याय समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई समस्या होगी तो आप उन समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा कर सकते हैं। धन्यवाद।